आपके पास इन्वेस्टमेंट के दो एवेन्यूज हो। पहले एवेन्यूज में यदि कोई कहे आपसे कि आपकी रकम 5 वर्षों में 10,000 से 20,000 हो जाएगी, यानी 5 वर्षों में रकम आपकी दुगनी हो जाएगी, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? या दूसरा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है जहां CAGR 16% का है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो जनाब, आपको एक उलझन होगी कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि सामान्य तौर पर चूंकि रकम दुगना तिगना चौगुना होता है तो हमारा टेम्पटेशन बढ़ जाता है और हमें लगता है कि शायद यही एवेन्यूज बेहतर है। तो हो सकता है कि आप 5 वर्षों में उस एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें जहां 5 वर्षों में रकम आपकी दुगनी हो जाती है, लेकिन आपके मित्र ने वो एवेन्यूज नहीं चुना जो आपने चुना, बल्कि उन्होंने वो एवेन्यूज चुना जिसमें 16% का CAGR है। अब दोनों ने 10-10 हज़ार रुपये अपने अपने एवेन्यूज में लगा दिया और 5 वर्षों के बाद देखा कि आपको 10,000 का 20,000 तो मिल गया, लेकिन आपके मित्र को 10,000 का 21,000 मिला, यानी आपसे 1,000 रुपये अधिक मिले। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब बातों पर जो आमतौर पर म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न्स की बातें करते हैं और एक कॉमन इन्वेस्टर इसमें उलझ जाता है। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये कैसा लगा, जिससे हमें ये पता लग सके कि जो चीज़ें मैं अपने इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, वो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूंकि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें, जिससे हमें ये पता लग सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम DM झा है। जैसे कि पहले हमने चर्चा की थी कि एक आम इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के डिफरेंट रिटर्न्स का टेक्निकल टर्म सुन के उलझ जाते हैं और वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कौन सा रिटर्न के बेसिस पर फंड को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। तो इस क्रम में सबसे पहला जो रिटर्न है वो है एब्सोल्यूट रिटर्न। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए और 2 वर्षों के बाद वो 1,12,100 रुपये हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि 21% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। और एब्सोल्यूट रिटर्न निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एब्सोल्यूट रिटर्न इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस अपॉन परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां देखा सेलिंग प्राइस 12,100 रुपये है, परचेज प्राइस 10,000 है, और 12,100 माइनस परचेज प्राइस 2,100 अपॉन 10,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये निकलता है 21%। ये जनाब सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखना यह है कि केवल 21% यदि कहेंगे हम, ये जवाब से हम उलझ जाएंगे। तो बोलना पड़ेगा कि 2 वर्षों का एब्सोल्यूट रिटर्न 21% है या 5 वर्षों का। मैं टाइम टेन्योर बताना जरूरी है एब्सोल्यूट रिटर्न में। अब एक दूसरे तरह के रिटर्न की बातें करते हैं जो आमतौर पर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में यूज किया जाता है, और वो है CAGR। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जनाब, कंपाउंड एनुअल, जैसे कंपाउंडिंग की बातें करते हैं, इसको यदि सीधे साफ शब्दों में कहूं तो आपने हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में बोलते हैं, उसको पढ़ा होगा, जिसमें हम कहते थे कि इस पर ब्याज लगता है। लेकिन ब्याज पर ब्याज कब? 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में या साल भर में? जब हम CAGR की बातें करते हैं हम क्या लिखा है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब इसकी कंपाउंडिंग एनुअल होती है। उदाहरण के तौर पे यदि हम माने कि CAGR 11% है, तो कैलकुलेशन कैसे होता है जनाब? कि फर्स्ट ईयर मान लिया 10,000 रुपए हैं और 10,000 का 11% 1 वर्षों में 1,100 रुपये ब्याज बन जाएंगे, और 1 साल के अंत में 10,000 प्लस 1,100 ये हो जाएंगे 11,100 रुपये। मतलब 1 साल में ये हो गए 11,100 रुपये। यहाँ कोई कंपाउंडिंग नहीं हुई, केवल यहाँ केवल एक बार का ब्याज ही लगा है। अब सेकेंड ईयर के शुरू में ये 11,100 रुपये जो है उसको मूलधन मान लिया जाएगा, और इस पर फिर 11% ये होते हैं 1,221 रुपये, और 1,100 प्लस 1,221 ये होते हैं 12,331 रुपये। तो जनाब, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है। क्या देखा कि 1 वर्ष में 1 वर्ष का ब्याज लगा लिया, 1 वर्ष के बाद हमने मूलधन ब्याज जोड़ के फिर उस पर 11% के ब्याज लगाया, तो
12,331 रुपये बनते हैं। ये कंसेप्ट है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का। इसका मतलब यदि हम कहते हैं कि 2 ईयर्स का CAGR 11% है, इसका मतलब एवरी ईयर 11% ब्याज पे ब्याज वो लगेंगे फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जनाब यदि आपको कहे, मैंने सवाल पूछा था शुरू में कि यदि 5 साल में दुगना होता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट 16% का CAGR, तो कौन सा आपको चूज करना चाहिए? आप उलझ गए थे और आपने देखा कि 16% का CAGR जिसका था उसको 1,000 रुपये आपसे अधिक मिले। अब यहाँ एब्सोल्यूट रिटर्न जो 21% है और CAGR यहाँ 11% है, इन दोनों को यदि इक्वेट करें, इन दोनों एवेन्यूज में हम यदि पूछें कि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कहेंगे कि जिसमें हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे जिसमें 11% का CAGR है। अब इन दोनों को यदि इक्वेट करें हम कि 2 वर्षों का एब्सोल्यूट रिटर्न 21%, तो कितना CAGR होगा फॉर 2 ईयर्स? तो इसके लिए यहाँ देखा कि 11% ये CAGR के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट बनता है 12,331 रुपये, जो कि 12,100 से अधिक है। इसका मतलब हमें CAGR थोड़ा कम करना पड़ेगा और इसके लिए हमने 10% CAGR से कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि 10,000 रुपये का 10% एक साल में 1,000 रुपये और 10,000 प्लस 100 जोड़ के 11,000 हो गए और 11,000 नेक्स्ट ईयर में मूलधन बन गए और इस पे फिर लगा 10%, तो 1,100 ब्याज लगा और 11,000 प्लस 1,100 ये मिला के 12,100 होता है, जो कि यही अमाउंट है 12,100, यहाँ एब्सोल्यूट रिटर्न में 12,100। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 वर्षों का एब्सोल्यूट रिटर्न 21% या 2% का CAGR 10%, दोनों में से कोई भी हो, बात एक ही है। लेकिन यदि हम कहें कि 2 ईयर्स का CAGR 11% और 2 ईयर्स का एब्सोल्यूट रिटर्न 21%, तो हम कहेंगे कि 2 ईयर्स का CAGR 11% जिसमें है वो एवेन्यूज बेहतर है। इन दोनों ही रिटर्न में हमने देखा, चाहे वो एब्सोल्यूट रिटर्न हो या CAGR हो, कि ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है। मतलब 2 साल का मतलब 2 साल। यदि आज की बात करें 2 ईयर्स का CAGR या 2 ईयर्स का एब्सोल्यूट रिटर्न, इसका मतलब हमने 27 दिसंबर 2022 को इन्वेस्ट किया था और आज पूरे 2 साल हो गए। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में होता है, जो फ्लक्चुएशंस काफी अधिक होती है उसमें, इसलिए जो 27 दिसंबर को जो इन्वेस्ट किया था और आज जो रिटर्न मिला वो कुछ और हो सकता है, और जो हमने 28 दिसंबर 2022 को इन्वेस्ट किया होगा जिसका 2 साल कल पूरे होंगे, उसका रिटर्न कुछ और हो सकता है। क्योंकि वोलेटिलिटी इसमें अधिक होती है, तो जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं इस रिस्क को लेना। वो चाहते हैं कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड में या इस तरह से इन्वेस्ट करें हम कि हमें वोलेटिलिटी ना मिले और कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहे। इसके लिए एक तरीका है जो आम बोलचाल की भाषा में हम उसको SIP या सिस्टमेटिक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न निकल के आता है उसको बोलते हैं XIRR। XIRR मीन्स एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब एक तीसरा तरह का रिटर्न है जो आमतौर पर यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं रोलिंग रिटर्न। हालांकि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं म्यूचुअल फंड में, या आपके जो एडवाइजर्स हैं, वो रोलिंग रिटर्न के बारे में चर्चा कम करना चाहते हैं, क्योंकि रोलिंग रिटर्न सामान्य अवस्था में CAGR से कम दिखता है और क्योंकि रिटर्न कम दिखता है तो उनको लगता है कि जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, इससे कम प्रभावित होंगे, इसलिए वो कुछ ऐसा रिटर्न यूज करना चाहते हैं, CAGR कर लिया या एब्सोल्यूट रिटर्न कर लिया, जिससे इन्वेस्टर्स अधिक प्रभावित होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि तीसरा है रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न में 2 बातें होती हैं जनाब, 2 चीजें आती हैं। पहला होता है कि कितने वर्षों का रोलिंग रिटर्न, रोलिंग पीरियड कितने वर्षों का और पिछले कितने सालों का। उदाहरण के तौर पे यदि हम कहें कि 3 इयर्स का रोलिंग पीरियड या 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न ऑफ लास्ट 10 इयर्स, इसका मतलब लास्ट 10 इयर्स मीन्स आज जो है 26 दिसंबर 2024 से, इसका मतलब पिछला 10 इयर्स स्टार्ट होगा 27/12/2014 से। चूंकि रोलिंग पीरियड 3 इयर्स है तो 27/12/14 का रोलिंग पीरियड 3 साल हो जाएगा 26/12/17 को, 28/12 का होगा 27/12/17 को। आपको ये शायद समझ में नहीं आएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको कि रोलिंग पीरियड और पिछले कितने वर्षों का, 2 चीजें रोलिंग रिटर्न में जानना जरूर। जैसे यहां लिखा है हमने 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न इन लास्ट 10 इयर्स, इसका मतलब पहले लास्ट 10 इयर्स की बातें कर लें। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 27 दिसंबर 2014 टू 26 दिसंबर 2024।
24, ये 10 साल का हो गया। और रोलिंग रिटर्न में डेली एसआईपी कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि 3 वर्षों का रोलिंग रिटर्न है, तो पहला जो डेली एसआईपी होगी वो 27/12/14 से चलेगी और 26/12/17 तक चलेगी। दूसरी एसआईपी चलेगी 28/12/14 से लेकर 27/12/17 तक। तीसरी चलेगी 29/12/14 से लेकर 28/12/17 तक। और आखिरी एसआईपी जो होगी ये होगी 27/12/21 से लेकर 26/12/24 तक। और ये जितनी एसआईपी होंगी लास्ट 10 ईयर्स में 3 ईयर्स का रोलिंग पीरियड के हिसाब से, उन सारे एसआईपी की जो रिटर्न होंगी उसके जो एवरेज रिटर्न होंगे उसको हम कहेंगे द रिटर्न वुड बी 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न इन लास्ट 10 ईयर्स। मान लीजिए 15% आता है, इसका मतलब करते हैं इस इन्वेस्टमेंट में 3 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न 15% है लास्ट 10 वर्षों में। अब सवाल ये है कि ये एसआईपी कितनी होंगी जनाब। हमने तो एग्जाम्पल दिया 3 ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स, हो सकता है 3 ईयर्स के बदले रोलिंग पीरियड 5 ईयर्स हो, लास्ट 15 ईयर्स हो, लास्ट 20 ईयर्स हो। तो इसका मतलब यदि हम बात करते हैं कि 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, तो जनाब इसका जो रिटर्न आएगा उसमें 1095 डेली एसआईपी का जो एवरेज रिटर्न होगा वो माना जाएगा 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न फॉर लास्ट 10 ईयर्स। और यदि यही 3 ईयर्स का लास्ट 15 ईयर्स की बातें यदि हो, ये 5475 डेली एसआईपी होंगी। और यदि 5 वर्षों का रोलिंग रिटर्न देखना चाहें पिछले 10 वर्षों में, तो ये 3650 डेली एसआईपी होंगी। और 15 वर्षों में ये बढ़ के 5475 एसआईपी हो जाएंगी। जनाब ये 5475, इसमें 2-4 दिन कम या अधिक हो सकते हैं, बिकॉज 15 वर्षों में कई बार लीप ईयर्स आए होंगे, तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन कम या अधिक हो जाएगा, लेकिन जो डेली एसआईपी होंगी वो इसी आसपास होंगी। सो रोलिंग रिटर्न और एक्सआईआरआर, इन दोनों को यदि कंपेयर करें, क्योंकि एक्सआईआरआर में कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, लास्ट ईयर्स का कुछ नहीं होता है, तो इन दोनों को यदि कंपेयर करें और हम जानना चाहें किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो अधिक ऑथेंटिकेट रिटर्न है वो रोलिंग रिटर्न है इन कंपैरिजन टू एक्सआईआरआर। और यदि एक्सआईआरआर और सीएजीआर की कंपैरिजन करें तो एक्सआईआरआर सीएजीआर की तुलना में अधिक ऑथेंटिकेटेड रिटर्न है, बिकॉज सीएजीआर में पॉइंट टू पॉइंट होता है, कोई पर्टिकुलर डे इन्वेस्ट किया, कोई पर्टिकुलर डे निकाला, बीच में क्या हुआ उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है। जबकि एक्सआईआर में यदि मंथली या क्वार्टरली या डेली भी एसआईपी कर रहे हैं तो हर दिन स्टॉक मार्केट में क्या वोलेटिलिटी होती है उसके हिसाब से उसका इंपैक्ट आता है। सो इन दोनों के केस में एक्सआईआर बेटर है यदि सीआईजीआर से तुलना करें, और एक्सआईआर का तुलना यदि रोलिंग रिटर्न से करें तो रोलिंग रिटर्न अधिक ऑथराइज या ऑथेंटिकेट रिटर्न माना जाता है। जैसा मैं बार बार कहता हूं, यह निर्णय डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल परसेप्शन पे, आपके रिस्क टॉलरेंस लेवल पे, या कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है उसके उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ये निर्णय भी, यहाँ भी निर्णय आप खुद लें। थैंक यू।